हेलो बच्चा लोग। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फोर्स। ठीक है, तो आज फिजिक्स की स्टार्टिंग होगी। एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे हर चीज। ठीक है, तो अपना कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू कर दें। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब होता है सख्त बॉडी, हार्ड बॉडी। ठीक है, तो अगर इस रिजिड बॉडी पे हम कोई फोर्स लगाएं तो कई तरह के एक्शंस होंगे। जैसे पहला एक्शन होगा लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन का, या तो रोटेशनल मोशन का। ठीक है, तो लीनियर और ट्रांसलेशनल कब होता है? जब बॉडी नॉन पाइवोटेड हो। नॉन पाइवोटेड मतलब कहीं से फिक्स ना हो। ठीक है, और रोटेशनल मोशन कब होता है? जब बॉडी पाइवोटेड हो। ठीक है, पाइवोटेड मतलब कहीं से फिक्स हो। तो देखो, ट्रांजिशनल मोशन का एग्जांपल एक रॉड मैंने लिया है यहां पे। ठीक है, एक रॉड मैंने यहां पे लिया है, ये कहीं से भी पाइवोटेड नहीं है। ठीक है, ये नॉन पाइवोटेड रॉड है और यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो बहुत होगा तो ये रॉड थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इधर केस में रोटेशनल मोशन में एक साइड से क्या होता है, रॉड को अगर मान लो हम पाइवोटेड कर दिए, यहां से रॉड को क्या कर दिए, पाइवोटेड कर दिए, फिक्स कर दिए। मान लो ये पाइवोटेड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पे फोर्स लगाते हैं तो ये रॉड कुछ इस डायरेक्शन में घूमेगा, रोटेशन में गोल 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 देखो घूमने लगेगा। अगर यहां फोर्स लगाएंगे तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, इसलिए ये रोटेशनल मोशन शो करेगा। तो रिजिड बॉडी के केस में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो या तो हमको लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा या तो रोटेशनल मोशन शो करेगा। अगर मान लो बच्चों कोई पूछ दे नॉन रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स लगे तो क्या होगा, तो देखो नॉन रिजिड बॉडी पे जब भी फोर्स लगता है क्या होता है, उसका शेप साइज और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नॉन रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रबर, रबर पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, रबर पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी, तो कह सकते हो रिजिड बॉडी हार्ड होती है, नॉन रिजिड बॉडी सॉफ्ट होती है। रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाने पे हमको ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन मिलता है, और नॉन रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो सिर्फ उसका शेप साइज और स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हम लोग के पास मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स और उसी को हम लोग टॉर्क भी कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, मान लो यहां पे एक बॉडी मैंने ले रखी है और यहां पे पॉइंट जो है, मान लो ये O है, ये पाइवोटेड पॉइंट है, मतलब फिक्स पॉइंट है। यहां से बॉडी क्या है, फिक्स है, और यहां से मैंने क्या लगा दिया, एक फोर्स। तो ये जो फोर्स वाली लाइन है बेटा, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, मान लो कि ये कोई पॉइंट P है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब मान लो यहां पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो यहां से तो बॉडी फिक्स है, तो यहां से ये एक बॉडी क्या करने लगेगी, ऐसे रोटेट करने लगेगी। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल गया कि मूवमेंट ऑफ फोर्स हमेशा रोटेशनल मोशन के लिए हो सकता है, ना कि लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लो एक रॉड यहां से फिक्स्ड है। ठीक है, ये रॉड है, यहां पे अगर मैंने फोर्स लगा दिया और यहां से पॉइंट क्या है, पाइवोटेड है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, रोटेशन ही करेगा, रोटेटरी मोशन दिखाएगा हमको। ठीक है, ऐसे रोटेट करेगा। इसका मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तभी पॉसिबल है जबकि रोटेटरी मोशन हो। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि एक डोर है। ठीक है, ये हमारे पास एक डोर है, यहां पे डोर का हैंडल है। ठीक है, यहां से जो डोर होता है, डोर का पाइवोटेड पॉइंट है जो कि हिंज्ड होता है, हिंज्ड मतलब फिक्स होता है वहां से। ठीक है, और यहां पे हम फोर्स लगाते हैं, यहां पे फोर्स लगा के हम गेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी गेट क्या करता है, रोटेटरी मोशन में होता है, हम बाहर की तरफ खींचते हैं और वो रोटेट होके खुल जाता है। ये किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो सबसे पहले किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए हमको किसकी जरूरत है बेटा, फोर्स की जरूरत है, जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे। दूसरा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवोटेड पॉइंट। ये वाला देखो, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, O से लेके P तक, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन से। देखो बीच में, इसीलिए ये 90 डिग्री था। ठीक है, तो बिना उस डिस्टेंस के हम कभी भी रोटेटरी मोशन या मूवमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। रोटेटरी मोशन दिखाने के लिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। थर्ड है हमारे पास, द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ध्यान से देखो, जैसे ये फिगर है हमारे पास, ये रॉड का, यहां पे अगर हमने फोर्स लगाया है तो इस पाइवोटेड पॉइंट से फोर्स तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फिगर में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस फिगर में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर हमसे कोई बोले मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लिखने को, मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या है तुम्हारा, लाइन ऑफ एक्शन से जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बनता है उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमेशा लेना है, ठीक है। तो कोई भी तुमसे अगर मूवमेंट ऑफ फोर्स की सिंपल डेफिनेशन पूछे तो तुम कह सकते हो कि किसी भी रिजिड बॉडी जो कि पाइवोटेड हो उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से उसके अंदर रोटेटरी मोशन होगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का प्रोडक्ट होगा वो हमको क्या देगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो देखो, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर। और इसी को तुम जूल में भी कह सकते हो, ठीक है। अब मान लो तुमको अगर रिलेशन निकालना हो, एसआई यूनिट जीएस यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन में, ठीक है। और 1 मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, मूवमेंट ऑफ फोर्स का। और नोट में एक चीज लिख लेना, मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो नेक्स्ट है हमारा बेटा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मान लो हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। ये रॉड यहां से फिक्स्ड है, मतलब ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है, ठीक है, यहां से फिक्स्ड है। और यहां पे बेटा हम फोर्स लगा दिए, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है बेटा, जो इधर उल्टे साइड में डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जब भी एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा उस केस में बेटा तुम मूवमेंट ऑफ फोर्स को पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और मान लो उसी रॉड पे अगर फोर्स अब हम इस डायरेक्शन में लगा दें, ठीक है, तो रोटेशन कुछ इस तरह से होगा इधर। देखो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा उस केस में तुम मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। और ये मान लो ये रॉड यहां से क्या था, पाइवोटेड था। तो हमेशा याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव। अब हम बात करेंगे बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब होता है और कब मिनिमम होता है। तो देखो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब होता है, अगर मैक्सिमम की कंडीशन जाननी है तो सबसे पहले तो हमको मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एमओएफ। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है बेटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है, जब फोर्स क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो मतलब फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो मूवमेंट ऑफ फोर्स भी मैक्सिमम होगा, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैक्स कर दिया जाए, मतलब दूरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी बढ़ा दोगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम के केस में या तो फोर्स बढ़ा दो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो। मिनिमम का केस, मिनिमम मतलब जीरो, ठीक है, मिनिमम भी बोल सकते हो या जीरो का केस भी बोल सकते हो। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होगा, तो देखो एमओएफ हमारे पास क्या है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एफ इज इक्वल टू अगर जीरो ले लें, ठीक है, तो अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ फोर्स ऐसे ही जीरो हो जाएगा, या अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो ले लें
तब भी मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और इसमें एक थर्ड केस भी होता है, इफ फोर्स passes through pivoted point। अब तो कहोगे सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब 0 लिए हैं तो ऐसे ही पास कर रहा है पाइवोटेड पॉइंट से। तो देखो ध्यान से, मान लो ये रॉड है, ठीक है, यहां से पाइवोटेड पॉइंट है। तो तुम सोच रहे होगे कि सर सेकंड वाले में जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फोर्स कहीं यहीं पे लग रहा होगा तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी, ठीक है। और हम थर्ड पॉइंट में भी वही लिख दिए, फोर्स पासेस थ्रू पाइवोटेड पॉइंट। तो हम ये ना लिख करके यहां से लिखे हैं, देखो यहां पे अगर हम फोर्स लगा देंगे, जैसे मान लो यहां से रॉड फिक्स है और यहां से अगर तुम फोर्स लगाते हो तो वो रॉड कहीं नहीं जा पाएगा, वो तो अड़क जाएगा। जैसे गेट है, डोर है, ठीक है, डोर पे तुम इधर की तरफ ना खींच करके ना अंदर की तरफ ढकेल करके इसी के ऊपर अगर फोर्स लगाने लगो तो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, उसको तुम हिला ही नहीं पाओगे। तो उस केस में भी फोर्स क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, 0, ठीक है। तो जब भी फोर्स क्या हो, पास करे पाइवोटेड पॉइंट से, तब भी क्या हो जाएगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होगा, ठीक है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था हम लोग से, जैक स्क्रू हैव लॉन्ग आर्म वाई। तो जैक स्क्रू का लॉन्ग आर्म क्यों होता है, क्योंकि फोर्स कम लगाना पड़ता है। देखो जितनी ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैक्स हो जाएगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी मैक्स हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम फोर्स में भी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से किसी भी नट को खोल लेंगे जैक स्क्रू से, ठीक है। तो देखो इसी टॉपिक पे हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए थे, चलो उन क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं। सबसे पहला है बेटा, अ मैन कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन बाय यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 0.4 मीटर। What should be the length of the handle if he is able to open it by applying a force of 60 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक आदमी है जो कि 150 न्यूटन लगा के एक नट को खोल दे रहा है और जो लीवर हैंडल वो यूज कर रहा है वो 0.4 मीटर का है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेम नट को अगर 60 न्यूटन फोर्स लगा के खोलना हो तो कितना बड़ा लीवर हैंडल हमको यूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में मान लो कि हम एक लीवर हैंडल कुछ इस टाइप का बना लेते हैं। देखो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है तो आप लोग मजाक मत उड़ाना, ठीक है। मान लो ये लीवर हैंडल है, यहां पे वो 150 न्यूटन का फोर्स लगा के क्या कर रहा है, 0.4 मीटर लंबे लीवर से ओपन कर ले रहा है नट को। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना लंबा लीवर यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें हम 60 न्यूटन का फोर्स लगाएं और नट खुल जाए। तो इसमें हमको डिस्टेंस निकालना है, यहां वाला लेंथ हमको निकालना है, तो लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ द हैंडल बी x, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहां से MOF निकाल लेंगे। तो यहां से मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स कितना है 150 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.4 मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आ जाएगा 15 4 60 न्यूटन मीटर। तुम्हारा मूवमेंट ऑफ फोर्स यहां से कैलकुलेट हो गया। अब इसमें जब तुम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे MOF इज इक्वल टू, तो यहां पे भी तुम्हारा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहां पे फोर्स कितना है बेटा 60 न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, और मूवमेंट ऑफ फोर्स देखो यहां पे हम निकाले थे तो यहां कितना हो जाएगा 60। नाउ x विल बी इक्वल टू 60 अपॉन 60, डिवाइड कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर, ठीक है। मतलब 1 मीटर लेंथ का जब हम लीवर लेंगे तो 60 न्यूटन फोर्स से हम नट को ओपन कर लेंगे, और यही हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ नट इज ओपन बाय अ व्रेंच ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू लूजन द नट। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा कि एक नट है जिसको हम 20 सेंटीमीटर लंबे रेंच से ओपन करेंगे और लीस्ट फोर्स जो है वो 2 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना मूवमेंट ऑफ फोर्स लगेगा उस नट को लूज करने के लिए। तो मान लो कि यहां पे एक नट है, इस नट को हमको ओपन करना है एक व्रेंच से, ठीक है। और उस व्रेंच की लंबाई जो है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे फोर्स मान लो अगर हम लगाते हैं 2 न्यूटन का, ठीक है, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो ये डायरेक्शन देखो कौन सा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव। तो अब हम मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या निकालेंगे, MOF इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जगह पे क्या रख दोगे, 2 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, सो 2 न्यूटन इंटू 20/100 मीटर। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 2 न्यूटन इंटू इसको लिख सकते हो बेटा 0.2 मीटर, तो ओवरऑल आ गया तुम्हारा 0.4 न्यूटन मीटर। और यही हो गया तुम्हारा आंसर। डायरेक्शन की बात अगर करेगा तो लिख देना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे जो कि मूवमेंट ऑफ फोर्स पे एग्जाम में आए हुए थे, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हम लोग के पास कपल। देखो बेटा कपल की डेफिनेशन क्या है, अ कपल इज पेयर ऑफ फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिटली डायरेक्टेड एंड डिस्प्लेस्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मूवमेंट। तो देखो बेटा बेसिकली कपल होता क्या है, किसी भी बॉडी का अगर रोटेशन हो रहा है तो वो एक सिंगल फोर्स से नहीं हो सकता, उसके लिए दो फोर्सेस चाहिए, पेयर ऑफ फोर्सेस चाहिए। ठीक है, जबकि अभी पीछे हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ फोर्स में देखा था कि एक रॉड यहां से फिक्स था, जैसे मान लो एक रॉड यहां से फिक्स था और हम यहां फोर्स लगा रहे थे, तो सिर्फ एक ही फोर्स लगा रहे थे और ये रोटेट हो जा रहा था। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ये जो फोर्स है इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। ये जो पाइवोटेड पॉइंट है ये भी रॉड पे एक फोर्स लगा रहा है तभी वो रोटेट हो रहा है, अगर ये फोर्स ऑफ रिएक्शन नहीं लगेगा तो रोटेट कभी नहीं होगा। बट इस केस में यहां पे जो फोर्स ऑफ रिएक्शन था बेटा वो क्या हो जा रहा था, जीरो। क्यों जीरो हो जा रहा था, क्योंकि जो डिस्टेंस था एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो क्या था, जीरो। तो देखो कपल का एग्जांपल्स है हमारे पास। सबसे पहले कार wrench। मान लो कि कार का एक नट हम यहां से खोल रहे हैं, ये नट है, इसको हमको इससे ओपन करना है। ठीक है, तो मैकेनिक जो होता है वो अपना एक हाथ यहां पे रखता है और एक हाथ यहां पे लगता है, मतलब एक फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगाता है और एक इधर। तो देखो दो फोर्सेस लगाता है तब जाके नट ओपन होते हैं। जैसे टैप टैप टर्निंग अ वाटर टैप, मान लो हम लोग जब घर में नल खोलते हैं तो सिर्फ एक उंगली से कभी नल खोल सकते हो, हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, दो उंगली का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो जगह फोर्स लगाएंगे, एक यहां पे भी फोर्स लगेगा और एक यहां पे भी फोर्स लगेगा। और अगर बेसिक एग्जांपल एकदम चाहिए तो वाटर बॉटल ले लो। ठीक है, वाटर बॉटल कभी भी आप एक फिंगर से ओपन नहीं कर सकते, एक आप अपना थंब यूज करते हो और एक फिंगर यूज करते हो तब जाके आपका वाटर बॉटल ओपन होता है। तो इसका मतलब किसी भी कपल के लिए हमको पेयर ऑफ फोर्सेस चाहिए, दो फोर्सेस चाहिए। तो कपल का और एग्जांपल लेना चाहते हो तो डोर ले सकते हो। अब देखो इसमें एक फोर्स तो हम यहां से लगा देते हैं, ठीक है, और एक हिंज भी फोर्स लगाता है, इसी फोर्स को कहते हैं बेटा फोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो कि अपोजिट में लग रहा है। तो इन दोनों के बेसिस पे ही हमको क्या मिलता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स मिलता है। तो देखो मूवमेंट ऑफ कपल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो ए बी एक बार है। ठीक है, ए पे मैंने फोर्स नीचे की तरफ लगाया है, बी पे मैंने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है, और ओ जो है बेटा हमारा वो है हमारा ओ पाइवोटेड पॉइंट या फिक्स पॉइंट भी कह सकते हो। ठीक है, और दोनों के बीच में ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी। तो अगर हमसे मूवमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है एट द एंड ए की तरफ, मान लो यहां पे अगर हमसे मूवमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो फोर्स का तो एफ ही होगा। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लोगे, पाइवोटेड पॉइंट से लोगे कि बी तक लोगे, तो हम लोग सिर्फ पाइवोटेड पॉइंट से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं। तो यहां से यहां तक हमारा क्या है, ओ ए। डायरेक्शन की बात करो तो देखो ये किस डायरेक्शन बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ फोर्स एट बी निकाल लो, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स एट द एंड बी, ठीक है, वो भी क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बी पे देखो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, ओबी है, तो एफ इंटू ओबी। और ध्यान से देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक वाइज, ये इधर की तरफ घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है।
ठीक है। तो अगर हमसे कोई टोटल मूवमेंट ऑफ कपल पूछे, टोटल MOF ऑफ कपल, ठीक है, या तो बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस, तो हम लिख सकते हैं दोनों को, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और टोटल निकालना है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो F इंटू OA प्लस F इंटू OB। तो देखो अब दोनों में F F तो कॉमन है, तो अगर F को बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, OA प्लस OB, और OA प्लस OB करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, F इंटू AB, और AB यहां पे क्या है, D, तो F इंटू D। तो ओवरऑल जो मूवमेंट ऑफ कपल आ गया वो क्या आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, या कपल आर्म भी कह सकते हो, इनको तुम कपल आर्म भी कह सकते हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस भी कह सकते हो। और ओवरऑल जो मूवमेंट ऑफ फोर्स हुआ वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बस याद रखना कि किसी भी रोटेशन मोशन के लिए हमको दो फोर्सेस चाहिए, मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस चाहिए, तभी कपल पॉसिबल है। इसीलिए देखो कपल की डेफिनेशन में भी लिखा है, अ कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, बस डायरेक्शन अपोजिट होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही होगा, तभी मूवमेंट हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का मतलब ये नहीं होता कि बॉडी बस रुकी हुई है। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज क्या कहता है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर और रोटेशनल मोशन, द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो डेफिनेशन कहती है या तो नेट फोर्स जीरो हो जाए, ठीक है, या तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाए। इन दोनों ही केस में बॉडी क्या होगी बेटा, इक्विलिब्रियम में होगी। जब नेट फोर्स जीरो होगा तब ट्रांजिशनल मोशन होगा, ठीक है, और जब नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा तो रोटेशनल मोशन होगा। तो देखो हम लोग के सिलेबस में हम लोग को नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि ट्रांजिशनल मोशन तो पढ़ना नहीं है, हम लोग को रोटेशनल मोशन पढ़ना है, क्योंकि हमको मूवमेंट ऑफ फोर्स हमेशा कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है, व्हेन अ बॉडीज रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो मान लो कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हमारी बॉडी जो होगी वो रेस्ट पे होगी, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे होगी तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स मतलब नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। उसी तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी remains in the same state of motion under the influence of several forces, the body is said to be in dynamic equilibrium। तो बेटा डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक में तुम्हारी बॉडी किसमें है, मोशन में है, तब भी नेट फोर्स तुम्हारा जीरो है। अब कहोगे सर जब बॉडी स्टैटिक में थी, रेस्ट पे थी, तब भी नेट फोर्स जीरो आप लिखे थे, और अब डायनेमिक में मोशन में है तब भी आप नेट फोर्स जीरो लिख रहे हैं। तो ऐसा कब होगा, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होगा, मान लो कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब F इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, m इंटू ए। अगर एक्सीलरेशन ही जीरो आ गया तो m इंटू जीरो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए बॉडी चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट में हो, नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम का कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो सिंपली कह सकते हो रूलर, ठीक है, स्केल वाला रूलर। और अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कोई एग्जांपल पूछे तो रेन ड्रॉप्स। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है बेटा, रेन ड्रॉप्स, ठीक है, बारिश की बूंदे। देखो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं जब ऊपर से नीचे गिरती हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती हैं, और ड्यू टू एयर अपथ्रस्ट लगता है, ठीक है, नीचे से ग्रेविटी, तो ओवरऑल एफ क्या हो जाता है,
0। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम क्या कहता है? इसका कहना है कि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स हम लें, एंटी क्लॉकवाइज जब हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है तो हम उसको क्या लेते हैं बेटा? पॉजिटिव लेते हैं। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है तो उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव होते हैं। और नेट मूवमेंट फोर्स अगर 0 है तो वह कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के। ठीक है, तो यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में क्या होगा? जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के। ठीक है, तो आओ इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, अ बॉय ऑफ मास 30 kg इज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मिडिल ऑफ सीसॉ। वेयर शुड अ बॉय ऑफ मास 40 kg सिट सो एज टू बैलेंस द सीसॉ। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि एक सीसॉ है जिसमें 2 मीटर डिस्टेंस पे 30 kg का एक लड़का बैठा है। ठीक है, और बोल रहा है कि 40 kg के लड़के को कहां पे बैठाएं कि बैलेंस हो जाए सीसॉ, मतलब बराबर हो जाए एकदम। ठीक है, तो छोटा सा एक डायग्राम देख लो। एक ऐसा मान लो, मेरा डायग्राम देखो बहुत गंदा होता है फिर भी मैं बना देता हूं। मान लो ये सीसॉ है, ठीक है, और यहां बीच में कहीं सेंटर है सीसॉ का, जिसको फल्क्रम कहते हैं। एफ से डिनोट कर लो, फल्क्रम कहते हैं। ठीक है, या पाइवोटेड पॉइंट भी समझ सकते हो। तो अब मान लो कह रहा है कि यहां पे 30 kg का लड़का 2 मीटर डिस्टेंस पे बैठा है मिडिल से। तो मिडिल से मान लो यहां कहीं बैठ गया, 30 kg के लड़के को यहां बैठा दिए, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 2 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि 40 kg के लड़के को कहां पे बैठा दे कि बैलेंस हो जाए। तो देखो अगर 40 kg के लड़के को इस साइड फल्क्रम के बैठा दोगे तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो किधर बैठाना पड़ेगा? कहीं इधर बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, यहां पे कहीं बैठा देते हैं। ठीक है, मान लो ये 40 है। ठीक है, यहां पे बस ऐसे ही हम रख दिए। अब ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है तो इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। अभी अभी हम देखे हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ फोर्स एट इक्विलिब्रियम, क्या कहता है प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ फोर्स? कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के। ठीक है, तो देखो लड़का इधर की तरफ लटक रहा है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे घूमेगा तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इधर क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इधर लड़का बैठा है तो ये ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज की तरफ घूमेगा। तो यहां भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको F1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 दे दो, इसको F2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 दे दो। ठीक है, अब देखो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। F1 की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? 30। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कितना दिया हुआ है? 2। F2 की जगह क्या हो जाएगा? 40। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिया हुआ है बेटा? x। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो x विल बी इक्वल टू 30 इंटू 2, और ये 40 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। ठीक है, 0 से 0, 2 टाइम्स में, और आंसर आ गया बेटा तुम्हारा 1.5 मीटर। मतलब 1.5 मीटर दूर पे लड़के को बैठाओगे 40 kg के लड़के को, तो जो सीसॉ है वो बैलेंस हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।